अभी का एक क्लास जो होने जा रहा है, यही क्लास आपको हिंदी में 100 में 100 दिलाएगा। बस आपको क्या करना है कि मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख दीजिए और कहीं पे अपने रूम पे, घर पे कोना एक पकड़ लीजिए और चीजें ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें मैं न सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो कल पेपर में आएगा उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। कैसे प्रश्न आएगा, किस प्रश्न का उत्तर लिखना है, यहां तक कि गद्यांश कैसे बनाना है। मतलब अभी का क्लास जो विद्यार्थी एग्जाम से पहले 1 से 2 बार ही देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो वो आसानी से हिंदी में 100 में 100 मार्क्स का जो प्रश्न आएगा वो पूरा सॉल्व करके आएंगे, न कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि सब्जेक्टिव भी। तो ध्यान से मैं बोल दिया कि यही क्लास है तो हिंदी में आपको 100 में 100 में दिलाएगा। 100 में 100 अंक अगर आप लाना चाहते हैं, 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो ध्यान से सीखिएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, पूरा प्रश्न का सॉल्यूशन, सब्जेक्टिव, गद्यांश कैसे बनाना है, कौन कौन लेख आएगा, पत्र लेखन, प्रश्न उत्तर, संक्षेपण जो होगा हर एक चीज हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान से चलिए शुरू करते हैं। मैं बोला कि एग्जाम से पहले 2 से 3 बार ही देख लीजिएगा। ये सब प्रश्न पत्र का प्रारूप है कि इसी तरह प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, 50 का जवाब देना है, लेकिन ये 100 वायरल ऑब्जेक्टिव है तो मैं ये भी ऑब्जेक्टिव पहले बता दे रहा हूं पूरा, ये याद कर लीजिएगा। यहां से भी तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएंगे और बाकी ऑब्जेक्टिव का क्लास आज शाम में मिलेगा, आपको तमाम क्लासेज मिलेगा। तो ये पूरा पहले रट जाइए। इसके बाद इसी क्लास में मैं सब्जेक्टिव पूरा फुल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं बता दिया कि यही क्लास है जो विद्यार्थी देखकर जाएंगे उनका हिंदी में आसानी से 100 में 100 आएगा। देखिए पहला प्रश्न, पहले जल्दी से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हिंदी है तो जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी याद समझने वाला ज्यादा कुछ है नहीं। अब तो समझने का समय भी गया, कल पेपर में प्रश्न आएगा तो रट के जाना है आपको। कह रहा है आपसे कि उदय शब्द का विशेषण। विशेषण क्या होता है सर? जो विशेषता बतलाता है। क्या होता है? जो विशेषता बतलाता है। तो उदय का विशेषण उदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदित। जैसे सूर्य उदित हुआ तो सूर्य उदित क्या हो गया? विशेषता बतला रहा है इसका। अच्छा, पानी शब्द कौन संज्ञा है? तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्य की बोध हो रहा है, इसे मापा तौला जाता है तो द्रव्यवाचक संज्ञा। रटते चलेंगे, रट जाइएगा। पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव में एक एक चीज सिखाऊंगा। पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद पूछा है तो पीत प्लस अंबर। पीत प्लस अंबर क्या होता है? पीतांबर। जल्दी जल्दी मैं ऑब्जेक्टिव 100 करा दे रहा हूं, इसको रट जरूर जाइएगा। और इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न में ध्यान से सीखिएगा। एक एक प्रश्न बारीकी से मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। करे संयोग शब्द का विलोम। विलोम जब भी पूछे तो समझिए उल्टा पूछा जा रहा है। तो संयोग का विलोम होता है वियोग। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब अलग होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो छत से उतरी हुई लता तो अलगाव हो गया, अलगाव का बोध हो रहा है तो आपादान कारक। क्या हो जाएगा? आपादान कारक। चलिए आगे बढ़ेंगे, 6ठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे आपसे कि श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ था? तो कल्लूर कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। रटते चलेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब रटने का समय है, ठीक है। ऑप्शन बी, ये बुक से प्रश्न था, जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा वैसे ही। अब देखिए यहां पे कह रहे लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। यह किसने कहा? लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तो मंगमा के बेटा, मंगमा, अच्छा ये किसने कहा था? ये ना पूछा है तो ये नंजमा ने कहा था। किसने कहा था? नंजमा कहती है ये मंगमा के बारे में कि अगर उनका बेटा कुछ गलत करता है तो उसको कुछ कहने का मुझे हक नहीं है। तो नंजमा कहती है। कौन कहती है? नंजमा, मंगमा की बहू। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड हिंदी से प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते चलिएगा, रटते चलिएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, पहले 100 ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, फिर अभी क्लास में सब्जेक्टिव बारीकी सिखाऊंगा। मैं बोल दिया इसमें अब कुछ कमेंट वगैरह करने की आवश्यकता नहीं, सीधे मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रखेंगे, शांति से प्रश्न को देखेंगे। अगर मन में सोचेंगे आंसर सही हो गया तो और खुश हो जाइए कि आपका तैयारी अच्छा है। नहीं हो रहा है सही तो रट जाइए, पेपर में यहां से कल प्रश्न आएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न बारीकी से सीख लीजिए, 2 बारी 3 बारी देख लीजिएगा, चीजें कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ये हम लोग पढ़े ढहते विश्वास में, जो उड़िया भाषा की सेकंड हिंदी का हमारा दूसरा चैप्टर था। तो ऑप्शन डी 8 का सही उत्तर हो जाएगा। 9 पे प्रश्न है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो बारी बारी से गांव के लड़के देलई बांध की निगरानी कर रहे थे। ढहते विश्वास कहानी से प्रश्न लिया गया है। चलिए अभी सेकंड हिंदी से प्रश्न मिल रहा है। यहां पे देखिए, मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो मंगू की मां अस्पताल को गौशाला कहती थी कि गौशाला है। ऑप्शन बी पे है तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे, रटते चलेंगे। अब रटने का समय है, कल एग्जाम में तूफान मचा कर आना है। जनता शब्द में प्रत्यय है तो प्रत्यय जो होता है उस शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ को बदल देता है। तो ता है, क्या है? ता है इसमें प्रत्यय। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, ये रहा 12 नंबर प्रश्न। कह रहे देहचोर शब्द कौन सा समास है? तो देहचोर जो है इसमें आप देखेंगे तो देह से चोर उत्तर पद प्रधान है, मतलब बाद वाला पद प्रधान हो तो हम कहते हैं सर तत्पुरुष समास है। अव्ययभाव कब होता है? जब पहला पद अव्यय हो। द्विगु कब होगा? जब पहला पद संख्यावाचक हो। द्वंद्व कब होता है? जब दोनों पद प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह हो। तो ये तत्पुरुष समास है देहचोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए कितना शानदार सा प्रश्न है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो मतलब दो वाक्य मिश्र किया गया है, तो मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलेंगे। 14 पे प्रश्न है कि असुर शब्द का पर्यायवाची, असुर मतलब राक्षस, राक्षस मतलब दानव, क्या पर्यायवाची होगा? दानव होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है, रटते चलेंगे। चलिए एकता शब्द का विलोम क्या होगा? एकता का मतलब होता है कि आदमी एकजुट है, अनेकता मतलब अलग अलग है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एकता का विलोम क्या होगा? अनेकता होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का, रटते चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न है जिसके शेखर पर चंद्र हो तो चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर चंद्र हो वो हो जाएगा चंद्रशेखर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए 17 पे प्रश्न है एक पंथ दो काज मुहावरे का क्या अर्थ है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? एक कार्य से दो लाभ, एक कार्य से दो लाभ होना, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न है आटा शब्द है, आटा शब्द का लिंग निर्णय करेंगे तो आटा पुल्लिंग होता है, क्या होता है? आटा पुल्लिंग होता है, रटते चलेंगे। चलिए 19 पे प्रश्न है पंख शब्द है, तो पंख क्या है? तद्भव है। तत्सम आप समझ रहे हैं, जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गए तत्सम, और इन्हीं का ये रूपांतरित रूप है तद्भव। देशज जो देसी भाषा से हिंदी में आए, विदेशज जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए, रटते चलेंगे, अब रटने का समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि चौराहा शब्द कौन समास है? तो चौराहा चार राहों का समूह, पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, तो द्विगु समास क्या हो जाएगा? द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि विलंब्य और आबिनियों के बीच में कौन नदी है? तो विलंब्य और आबिनियों के बीच में रोन नदी है। कौन नदी है? रोन नदी है, रट के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 22 पे क्या पूछा है। कह रहे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कल शाम के ही क्लास में आपको निर्देश दिया था कि रात भर में क्या पढ़ना है, तो मैं बताया था कि उसमें आपको बुक पढ़ जाना है, और बुक का जीवनी देखिए, लेखक का पढ़, क्यों बताया था? चीजें समझ में आ रहा है, यहां से खूब प्रश्न सेट किया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, रटते चलिएगा। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली पाठ से प्रश्न है, तो मछली छीनने की कोशिश मंगू कर रहा था, मग्गू कर रहा था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। चलिए यहाँ पे भग्गू होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 24 नंबर फिलहाल। कह डयोढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो डयोढ़ी पर आलाप ये किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र का है। किसका है? यतीन्द्र मिश्र का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहे हैं आपसे कि अरब देश में फूंक कर बचाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती है उसको नए कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नए कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जो यतीन्द्र मिश्र व्यक्ति चरित्र लिखे हैं उसी से ये प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न, गांधी जी का स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनका जयंती मनाता है? तो 2 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। ऑप्शन बी 26 का रट के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएं तो समाज अपना काम अपने आप संभाल लेगा। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का। किसका कथन है? व्यक्ति चरित्र जब आ जाए कि व्यक्ति का चरित्र निर्माण, तो समझिए महात्मा गांधी का कथन है। तो 27 का ऑप्शन सी रट के जाइएगा, रटते चलेंगे। 28 का प्रश्न है, यहां पे देखिए, कह रहा है कि काशी में मरण भी माना जाता है, तो काशी में मरण भी क्या माना गया है? मंगल माना गया है। क्या माना गया है? मंगल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 29 पे प्रश्न है यहाँ पे कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? ये 29 पे प्रश्न आपसे पूछा है, तो यारे जुलाहे नाम से, यार जुलाहे नाम से किया है उन्होंने। ऑप्शन है, जो मैं बताया था, जो विद्यार्थी पढ़े होंगे रात में पूरा कवि का जीवनी, कहानीकार का जीवनी,
उनको देखिए प्रश्न कितना अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह कल पेपर में भी समझ में आएगा। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त लेखक के पिताजी खाते थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पिताजी। चलिए 31 पे प्रश्न है, यहां पे देखेंगे कि ईश्वर पटेलिकर कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पटेलिकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो ऑप्शन सी याद करके जाइएगा, रटते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी एक सामाजिक कहानी है जिसकी मुख्य पात्रा सीता है। कौन है इसकी मुख्य पात्रा? सीता है। आगे बढ़ते हैं, अगले दिन सीता ने क्या किया? देखिए कितना कहानी का मतलब कि लाइन बाय लाइन पूछ रहा है। तो अगले दिन सीता ने घर छोड़ दिया। क्या किया था? घर छोड़ दिया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे पापपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो मेनिंजाइटिस तेज बुखार के कारण। ऑप्शन सी 34 का सही उत्तर रट के जाएंगे, रटने का अब समय है। मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्मजात, जन्म से गूंगी और पागल है, तो ऑप्शन डी 35 का सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहां पे ए रहा। करे पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो उपद्रवी मरीज को कमरे में बंद करके रखा जाता, जो उपद्रवी मरीज थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 36 का। सबका ऑप्शन सी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट से। किससे ऑर्डर प्राप्त करता है? मजिस्ट्रेट से। रटते चलेंगे, अब रटने का समय है। सब्जेक्टिव हम लोग पूरा ध्यान से समझेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से चीजें देखकर रट जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 का ऑप्शन भी आ रहा है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 38 नंबर। कह लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई? तो लक्ष्मी अपने दोनों लड़के और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई। कहां गई? गुहाल में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी से है, तो ये बीजू की पत्नी पुष्पा का एक कथन है, तो ऑप्शन सी। कई बार पूछता है कि बीजू की पत्नी का नाम क्या था। देखिए यहां से कई प्रश्न बनेगा। एक तो ये प्रश्न है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, ये किसने कहा था? तो ये बीजू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। पुष्पा किसकी पत्नी थी? बीजू की। भौरी किसकी पत्नी थी? नारायण की। राधा किसकी पत्नी थी? कैलाश की। देखिए यहां से कितना प्रश्न बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 40 नंबर। ठीक, यहां पे था 39 नंबर पे थे, 40 नंबर पे। चलिए वल्ली अमाल से कहां के डॉक्टर ने पापाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? तो गांव के डॉक्टरों ने। कहां के डॉक्टरों ने? गांव के डॉक्टर ने कहा था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 41 प्रश्न है कि सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन बी याद करके जाएंगे, रटते चलना है आपको। 42 प्रश्न है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, कहां से फटी? ये आपसे प्रश्न पूछा, मतलब ये हिरोशिमा जो कविता है ना, अब देखिए उन्हीं का, हिरोशिमा के अयज्ञ जी के पिताजी का नाम पूछा था हीरानंद शास्त्री। अब उसी से प्रश्न है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो आगे क्या है कविता की लाइन? ये आपसे पूछा जा रहा है मिट्टी से। कहां से बम निकलता है? मतलब नीचे से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 42 नंबर प्रश्न का। चलिए 43 पे प्रश्न है चक्रव्यूह किनकी रचना? यहाँ पे क्या होना चाहिए? किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। चक्रव्यूह किनकी रचना है? कुंवर नारायण की। ऑप्शन डी सही उत्तर रटते चलेंगे 43 का। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो श्यामनंदन किशोर। क्या नाम था? श्यामनंदन किशोर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 45 नंबर। कह रहा है घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घौ किस पर आकर थम जाता है? तो अंगों पर। किस पे आके थम जाता है? अंगों पे। ऑप्शन डी। रटने का अब समय है, कल पेपर में जाइएगा, जो प्रश्न यहां से दिख जाए बना देना है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लौट कर आऊंगा फिर जो कविता है, ये बंगला कवि जीवनानंदन दास की रचना है, और ये बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक है। मेरे बिना तुम प्रभु जो लिखे हैं गीतात्मक है। ऑप्शन बी याद करके जाइए, 47 का सही उत्तर होगा। 48 पे प्रश्न है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? भगवान की, प्रभु के, भगवान के। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 48 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता हिंदी कवि के किसने भाषांतरित किया? देखिए रेनर मारिया रिल्के जर्मन कवि थे,
जर्मनी में लिखे भाषा में, जर्मन भाषा में, लेकिन हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, किसने उसको रूपांतरित कर दिया? धर्मवीर भारती ने। हिंदी में ट्रांसलेट किसने कर दिया? धर्मवीर भारती ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न की सदियों की ठंडी बूझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बूझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन कर इठलाती है, जनतंत्र का जन्म सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 50 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अब 50 एग्जाम में बनाना है। क्या पढ़ने सर 50 में 50 सही हो जाए? ये पूरा 100 रट जाइए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की मैं बात बता रहा हूं। आगे वायरल प्रश्न का लगातार क्लास एग्जाम देने जाने से पहले तक जो भी इस चैनल पे आ रहा है, जितना भी प्रश्न पत्र वगैरह आप खोजते हैं ना, सारा उसमें मिक्स करके मैं करा दे रहा हूं। उतना रट के जाइएगा, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो। 50 प्रश्न अपने को 50 ही से मतलब है, 50 टकरा जाएगा। 50 प्रथम पाली में, 50 द्वितीय पाली में आपको बनाकर आ जाना है। इसमें अभी सब्जेक्टिव मेन है, सब्जेक्टिव में भी मैं तमाम आपको अभी देखिए लेख जो टाइप का प्रश्न आएगा पूरा मैं सिखा दे रहा हूं। सीख कर आप आसानी से हिंदी में 90+ स्कोर कर सकते हैं। मात्र अगर आज से कल अच्छा से पढ़ाई कर लेते हैं, सभी अपने दिमाग में बैठा कर जाते हैं। तो पहले इसको खत्म करते हैं, फिर सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए कह रहा है प्रश्न, मैं आप ही चला आता था, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं आप ही चला आता था, ये निजवाचक, निजता की बोध हो रहा है, तो निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन डी 51 का सही उत्तर होगा। 52 पे प्रश्न है कि 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 30 दिन संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक सब विशेषण का है, सर्वनामिक, गुणवाचक, परिणाम बोधक, ये सब विशेषण का भेद है। चलिए फिलहाल यहां पे फोकस रहेंगे। कह रहे आपसे कि परिजन शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग जो है पहले लगता है शब्द के और उसके अर्थ को बदलता है। जन मूल शब्द था, परि लग गया, परिजन बन गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय अंत में लगता है, या प्रत्यय है। बढ़िया में क्या है? या प्रत्यय है। ऑप्शन डी याद रखेंगे, रटते चलेंगे। भाई बहन शब्द कौन समास है? बीच में योजक चिन्ह है, तो द्वंद्व समास। कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि दोनों पद प्रधान हो जाएगा, भाई और बहन। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? 56 पे आपसे पूछा है, तो कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? कलंकित। क्या हो जाएगा? कलंकित। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, रट के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण है? ये 57 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है। तो उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, सरल वाक्य, एक ही वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। कह रहे 4 यहां पे है, ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़िए। 3 इसमें से गलत है, एक कोई सही है, वो अपने को पता करना है। 58 नंबर प्रश्न है, तो कौन सही है देखते हैं। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, बिल्कुल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है हिंदी व्याकरण के अनुसार। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो पदबंध तो काफी आसान होता है, जिस चीज का बोध हो पूरे वाक्य से मोटा मोटी ऐसा पहचान सकते हैं, उस वही पदबंध होगा। तो अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो अयोध्या के राजा दशरथ क्या आपका संज्ञा का बोध हो रहा है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 59 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न। करें कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पट, पट मीन्स क्या होता है? कपड़ा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है आपके 60 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो आपसे गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था, तो ऑप्शन डी आपको रट के जाना है। 62 पे प्रश्न आया है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। करे कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कबीर खान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। किस राजवंश में? पठान। तो ऑप्शन बी सही उत्तर रटते चलेंगे। चलिए 64 पे प्रश्न है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैन लगइयो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं कर सकू। यह पंक्ति आप किस कविता में पढ़े हैं? कहेंगे सर प्रेम ऐनी श्री राधिका। किस में पढ़े हैं? प्रेम ऐनी श्री राधिका। ऑप्शन सी सही उत्तर रटते चलेंगे। 65 पे प्रश्न है कि घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो घनानंद का सवैया और छंद घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, सवैया और घनाक्षरी इनका जीवनी। अगर मेरी बात मानकर आप कल बुक में पढ़े होंगे तो ये सब प्रश्न देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। विरह लीला किनकी रचना है? 66 पे प्रश्न है घनानंद की। विरह लीला किसकी रचना है? घनानंद की।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 67 नंबर। कह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन जी की रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। तो ऑप्शन बी रटते चलना, रटने का समय है, पूरा रट जाइएगा। कह युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, युगवाणी सुमित्रानंदन पंत। रटते चलेंगे। चलिए 69 पे प्रश्न आया है, सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने समाजवाद की ओर आकृष्ट किया था। ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा उत्तर इसका। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। कर सिंहासन खाली करो जनता आती है किस पंक्ति किस कविता में पढ़ते? तो जनतंत्र के जन्म में पढ़े हैं। ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान निर्माता किसे कहते हैं? उससे भी बहुआ टाइप प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर साहब जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखे हैं, और श्रम विभाजन और जाति प्रथा आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर का जो लाहौर में चल रहा था जाति पाति तोड़क मतलब कि आपका सम्मेलन, उसमें ये अध्यक्षीय भाषण के तौर पर इन्होंने दिया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और उसी का हिंदी में रूपांतरण किए हैं कौन? लल्लई सिंह यादव, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा हम लोग पढ़ते हैं पहला चैप्टर। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी है? सुशील है। कैसी है? सुशील है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो यहाँ पे यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल संस्कृत भाषा और साहित्य है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। नाखून को बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून की जो बढ़ना है वो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। तो ऑप्शन बी 74 का सही उत्तर होगा। चलिए रटते चलेंगे। 75 पे प्रश्न है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी किस में लिखा जाएगा? देवनागरी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 76। कर मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना? ये 76 नंबर प्रश्न है। तो मित्र मिलन जो है अमरकांत जी की है। मित्र मिलन किनकी रचना है? अमरकांत जी की। रटते चलेंगे। 77 पे प्रश्न आया है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन घर पे आए थे? देखिए कितना शानदार सा प्रश्न है, बुक पढ़े होंगे, कहेंगे सर ऑप्शन ए रविवार के दिन आए थे। कब आए थे? रविवार के दिन आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कह लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा। तो 1949 से 1953 तक, बिल्कुल 1949 से 1953 तक लेखक रामविलास शर्मा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो 78 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये रहा प्रश्न। करे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद परंपरा का मूल्यांकन किसमें पढ़े हैं? परंपरा के मूल्यांकन में। ऑप्शन सी रटते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे। बिरजू महाराज जो आप जानते हैं कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, जिनका साक्षात्कार हम लोग पढ़ते हैं। उनकी शिष्या रसीम वाजपेयी के द्वारा जो नटरंग पत्रिका की जो संपादक करते थे, तो उन्हीं के द्वारा उनका पूरा लिया गया साक्षात्कार, इंटरव्यू टाइप, उसी से प्रश्न है। बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे नेपाल में, उनका नाम क्या था? झुमक लाल। क्या नाम था? झुमक लाल था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे जो पर के अधीन हो उसे पराधीन, जो पर के अधीन हो क्या होगा? पराधीन होगा। बिल्कुल सही। चलिए कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, कुआं खोद रहे हैं मतलब हानि पहुंचाने का यत्न कर रहे हैं, हानि पहुंचाने किसी का प्रयास कर, उसके लिए कुआं खोद रहे हैं। छ का उच्चारण स्थान, ये आपसे प्रश्न पूछा तो चौ छ कुछ भी पूछे, चौ छ जौ झ तो तालु होगा। चौ छ जौ झ बिल्कुल क्या होगा? तालु होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे हैं आपसे कि महाओजस्वी महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोजस्वी का संधि विच्छेद तो महा प्लस ओजस्वी, महाओजस्वी हो जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे 4 शब्द है, करे इसमें से कौन बिल्कुल सही लिखा गया है? तो ध्यान से देखें तो गुप्त बिल्कुल सही लिखा है, देख लीजिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो गिरोह से पूरा एक गिरोह का मतलब क्या होता है? एक समूह, ग्रुप का बोध हो रहा है तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नारी शब्द है तो नारी क्या है? स्त्रीलिंग है। नारी का लिंग निर्णय करेंगे तो क्या मिलेगा? स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 88 नंबर। करे घर से लौटा हुआ लड़का, तो घर से लौटा अलगाव का बोध है, आपादान कारक के साथ जाएंगे, क्या हो जाएगा? आपादान कारक। वह देखता है वर्तमान काल, वर्तमान की बोध हो रहा है तो वर्तमान काल, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विमुख शब्द में मुख मूल शब्द का वी लग गया, विमुख बन गया, ऑप्शन बी 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे आपका 91 नंबर प्रश्न। कह ध का उच्चारण स्थान, तो त थ ध कुछ भी का ले लीजिए, त थ द ध, चारों का क्या होगा? दंत होगा। कोई भी वर्ण पूछ ले दांत से उसका उच्चारण करते हैं। एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो एक ध्वनि जब दो व्यंजन से, देखिए एक से नहीं, जब दो से संयुक्त होगी तो संपृक्त ध्वनि क्या कहलाएगी? संपृक्त ध्वनि। यहाँ पे उदाहरण भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहे नाविक शब्द का संधि विच्छेद, तो 9 + इक क्या होता है? नाविक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे निम्न में शुद्ध शब्द, चार में से कोई एक सही लिखा है, इसको पता करना है। तो हितैषी भी गलत है, हिंग या सौहार्द बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 94 नंबर प्रश्न का। 95 प्रश्न की योजक चिन्ह, तो यही योजक चिन्ह है, ठीक है। और ये क्या है हमारा? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये तो कॉमा है, समझ रहे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो एक महीना का नाम है तो व्यक्तिवाचक, एक महीना खास महीना का नाम है तो व्यक्तिवाचक, तो ऑप्शन डी सही उत्तर रटते चलेंगे। 97 प्रश्न सुख शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। सुख क्या है? पुल्लिंग है सर, ऑप्शन बी याद रखेंगे। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहिए, नहीं तो ने होगा तो कर्ता भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे भिक्षा शब्द है, तो भिक्षा शब्द यहाँ पे क्या है? मतलब इसका लिंग निर्णय करना है तो भिक्षा, अच्छा इसका मतलब कि किस कौन सा शब्द है? तो भिक्षा तो तत्सम होगा, संस्कृत में भी भिक्षा होता है, बिल्कुल तत्सम है, संस्कृत से आया हुआ शब्द है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, तो बाघिन, बाघ का क्या होता है? बाघिन, यहाँ पे ऑप्शन बी। तो 100 में से अपने को 50 बनाना है, 50 कैसे सही होगा सर? तो मैंने बता दिया, प्रथम या द्वितीय पाली में कभी भी एग्जाम है, ये 100 प्रश्न रट जाइए। आगे लगातार क्लासेज आएगा वो देखिए, उससे भी अगर आपके पास ज्यादा समय बचता है तो कुछ नहीं करना है, बुक का जो है ना, बुक आपके पास है गोधूली वर्णिका, तो उसमें जो भी कहानीकार हैं, मतलब कि कहानी के यानी पाठ के लेखक हैं, कविता के कवि हैं, तो उनका पूरा जीवनी एक बार पढ़ जाइएगा। ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म। अब चलिए सब्जेक्टिव, यहां से दिमाग खोलकर ध्यान से मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके बार बार देखिएगा अब जो पार्ट शुरू होने जा रहा है इस क्लास का, क्योंकि आइए सब्जेक्टिव एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा क्या अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं कि प्रश्न जो मैं बता रहा हूं यहां से पूरा संभावना है कि जैसे लेख ही बताऊंगा तो एक प्रथम पाली एक द्वितीय पाली में आ जाएगा, नहीं आता, फिर भी ये अप्रोच जो रहेगा ना, मैं जो बताने जा रहा हूं, ये अगर सीखे लेंगे मेरे बात को, जहां पे मैं आपके दिमाग को ले जाना चाहता हूं वहां पे लेकर पहुंचेंगे तो आसानी से आप सब्जेक्टिव का उत्तर लिख पाएंगे। तो ध्यान से चीजें समझिएगा, लिखना सीखना चाहिए सब्जेक्टिव में। अब देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको गद्यांश मिलेगा 1 नंबर पे, गद्यांश मिलेगा। एक गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना होगा 10 अंक का, फ्री का नंबर है सर। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पहले गद्यांश क बनाइए, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय में, देखिए आप लोग है ना सीधे सीधे दिखाई देता है, यहाँ से आप पढ़े तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा। अब मेरे साथ क्या है कि एक बोर्ड तो देखिए बहुत बड़ा है, देख रहे हैं, मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, या ऐसे में देखूं तो देखिए अभी भी आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। तो यहाँ से मैं खड़ा होता हूँ तो यहाँ पे चीजें, और लाइट इतना ना इधर से मतलब कि पूरा नीचे से ऊपर से चारों तरफ से लाइट है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे चीजें देखकर पढ़ने से, यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं सिर्फ लाइट दिखाई दे रहा है और आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा। तो इसीलिए अगर कुछ चीज एरर होता है तो उसको देखिएगा, कंप्रोमाइज कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर है, मतलब ये सभी चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें प्रश्न होगा, इसका उत्तर देना। तो पहले ये देख लीजिएगा, ए आसान था या ए आसान था, देशभक्ति के गीतों की परंपरा में, तो जो भी आपको बनाना है वो बनाइए। मान लीजिए ये नहीं कि ए बनाएंगे तब ज्यादा मिलेगा, ये बनाएंगे कम मिलेगा, दोनों में से कोई जो आपको समझ में आ गया बना दीजिए। मैं तो कोई बना सकता हूँ, एक मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। जैसे कॉपी जो मिलेगा वहां पे लिखिएगा पहला नंबर,
का क आप बना रहे हैं, ख बना रहे हैं तो ख, और इसका पहला और उत्तर, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। लिखा है हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, तो हम कहां से उत्तर लिखेंगे, अपने कॉपी के ऊपर रख लेंगे ए पूरा निकाल कर कि हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, तो लिख देंगे हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है। तो ये भी लिख सकते हैं पूरा लाइन, या ये लिख सकते हैं कि हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, तो हमारे देश के प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे आपको खोज खोज कर लिख देना, इसमें बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखिए जैसे कि दूसरा प्रश्न है यहीं पे, करे कैसी शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है, तो यहाँ पे पढ़िए, इसमें लिखा होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है, तो यहां से यहां तक लिख देंगे, हमारा हो गया इसका उत्तर कंप्लीट। ठीक, अब देखिए मैं तीसरा भी आपको दिखा दे रहा हूं, कह रहा है कि किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, तो किन्हें, प्रौढ़ को, यहां पे लिखा भी होगा ऐसे, देखिए यहां पे देखेंगे, चलिए यहां पे देखें हम लोग, तो यहां पे देखिए उम्र बढ़ जाने पे प्रौढ़ की इच्छा में कमी आती है, कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, तो पूछा था किन्हें, यहां पे आइए प्रश्न पे आपको मैं समझा रहा हूं, तब देखिए किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, तो प्रौढ़ को, यहां पे सिर्फ इसको लिख देंगे प्रौढ़ को, क्या लिख देंगे, प्रौढ़ को कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। हमारे देश में किसानों का जीवन कैसा है, तो इसमें लिखा होगा, इसी के अनुसार आपको बतलाना है। देखिए हमारे देश में किसानों का जीवन जो है बहुत ही कठिन एवं श्रम साध्य, बहुत ही कठिन और श्रम साध्य, लिख देंगे, हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। पर हमारे शिक्षा की किस शिक्षा का नवीनीकरण जो है आवश्यक है, तो देखिए प्रौढ़ शिक्षा का लिख देंगे, प्रौढ़ शिक्षा का क्या है, नवीनीकरण आवश्यक है। तो ऐसे आप बना देंगे, वो नहीं समझ में आ रहा होगा ये बना दीजिएगा, ये आसानी से आप बना सकते हैं। देशभक्ति गीतों के लिए किनका नाम महत्वपूर्ण है, तो अभी यहाँ पे मिला था किनका नाम महत्वपूर्ण है, देखिए महेंद्र कपूर का, तो ये भी आप बना सकते हैं, तो फ्री का नंबर होगा, ये आप बना लीजिएगा। जैसे ही ये आप सॉल्व कर लेंगे आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर पे भी आपको गद्यांश मिलेगा, क्या मिलेगा, गद्यांश, ये गद्यांश हो गया 10 नंबर, समझे, फ्री का नंबर है, ये भी 10 नंबर का है। ये देखिए सत और चरित्र से सच्चरित्र बनता है, ये पूरा सच्चरित्र के बारे में है, सच्चरित्र किन शब्दों के मेल से बनता है, ऊपर ही मिल गया। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया ना, तो आगे बढ़िए, इसलिए तो ये दिया है 2 अथवा में, चलिए मैं यहाँ पे दिखा दे, जैसे यही है, हिंसा के द्वारा जनमानस में भय एवं आतंक पैदा करना, आतंकवाद के द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करना आतंकवाद है, पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। और तब यहाँ पे देखिए आतंकवाद क्या है, ये लिख देंगे कि यहां से, कि यहां पर देखिए हिंसा के द्वारा जनमानस में भय एवं आतंकवाद पैदा करना तथा आतंकवाद के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करना क्या है, आतंकवाद है, पूरा लिख देंगे, हो गया। अब चलिए यहां पे प्रश्न आया है, जैसे पूरी दुनिया किससे त्रस्त है, तो पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है, अपने से नहीं लिखना, यहां पे पढ़िएगा, जो लिखा होगा वही चीज लिखना है, देखिए। और यहां पे आप देखें तो कह रहा है कि यहाँ पे यहां तक लिखे थे, यह उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक नहीं, सामाजिक अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार हैं, किंतु इनमें से 3 ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया अत्यधिक त्रस्त है। ये 3 आतंकवाद है, राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और गैर सामाजिकता या सामाजिक। तो ये लिख सकते हैं कि आतंकवाद के 3 प्रकार, राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता, गैर राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है। तब आपको समझेगा कि आप 10th के लेवल के हैं, यानी कि आप बउआ टाइप विद्यार्थी नहीं कि सिर्फ उठाकर छाप रहे हैं, जिस रूप में प्रश्न आ रहा है उसी रूप में आप उत्तर लिख रहे हैं। चलिए श्रीलंका में लीठे समर्थक किस आतंकवाद का उदाहरण है, तो यहां पे देखेंगे, देखिए लिखा है श्रीलंका में लीठे समर्थक एवं अफगानिस्तान के तालिबानी संगठन की गतिविधि या राजनीतिक आतंकवाद है। तो हमको इतना नहीं लिखना है, हमको यहां पे लिखना है। मैंने समझ लिया कि राजनीतिक आतंकवाद का है, तो मैं लिखूंगा उत्तर में कि श्रीलंका में लीठे समर्थक राजनीतिक आतंकवाद का उदाहरण है। तब एग्जामिनर कहेगा कि हाँ लड़का ठीक है, समझदार है, पूरा समझ के लिखा है। अच्छा, अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन का क्या नाम है, प्रश्न मिला था, देखिए यहां पे था, मैं दिखा दे रहा हूं कि अफगानिस्तान में क्या है, तालिबानी। तो यहां पे लिख देंगे कि अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन का नाम तालिबान है। बस हो गया, 20 अंक समझिए हमारा कंप्लीट हो गया। कितना आसानी से, इसमें एक भी ये सब प्रश्न जहां से नंबर बने ना वहीं पे अपने को ध्यान देना है, ये 20 अंक अपना कंप्लीट इससे। अब चलिए यहां से मेन चीजें शुरू हो रहा है, करे किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ठीक है, और निबंध में ध्यान रखना है कि ये सब टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जो भी संकेत बिंदु है उसके आधार पे 250 से 300 शब्द में।
तो चलिए मैं निबंध लिखना सिखाता हूं, ये काफी महत्वपूर्ण है। खेल हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल हमारा, इसमें क्या लिखेंगे तो भूमिका, खिलाड़ी और हॉकी खेलने का समय, पूरा ये जो चीज दिया है ना इस पे लिखना है, ठीक है। मेरा परिवार, ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा यहाँ पे मैं देखूं आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो यहाँ पे देखिए महंगाई, ये भी मैं लिखाऊंगा आगे। कोरोना तो अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, तो इस पे एक महत्वपूर्ण है नारी शिक्षा, उस पे हम लोग लिख लेंगे, वो काफी साल के लिए जरूरी है। और होली पे लिख लेंगे, होली तो हर साल के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं इसमें से मैं आपको 5 जो है 5 में लिखा दे रहा हूं, उसमें से मेरा एक गेस है कि एक प्रथम पाली एक द्वितीय पाली में आ जाएगा। आप चीजें ध्यान से समझिएगा, आगे हम लोग सीखेंगे। ये तो पूरा, उसके बाद जब ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा पत्र है, तो मैं 2 पत्र आपको एक गेस करा दे रहा हूं, एक प्रथम और एक द्वितीय पाली के लिए। या संवाद होगा तो 2 संवाद में मैं इसमें लिखा दे रहा हूं 4 प्रश्न, इसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न देख लीजिए, मैं पूरे प्रश्न का उत्तर लिखा दूंगा, आप रिवीजन कर लीजिएगा। और इसमें से 2 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, तो इस दोनों का भी उत्तर मैं लिखाऊंगा। चलिए अब सब्जेक्टिव का उत्तर ध्यान से समझते हैं। तो यहां से चीजें ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। हॉकी पर था, सबसे देखिए लेख ऐसे ही लिखना है आपको कि जो भी शब्द सीमा है उस शब्द सीमा में, और हर एक जो बिंदु दिया था संकेत बिंदु, वो अपने को कवर करना है। पहले क्या कहा था कि भूमिका लिखिए, जो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी उसका भूमिका, देखिए मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है भूमिका हम लोग लिख रहे हैं। जो जो ये बिंदु कहा है ना वो बिंदु हम लोग कवर कर रहे हैं। तो भूमिका में क्या लिखेंगे कि हॉकी एक लोकप्रिय खेल है, यह खेल विद्यार्थियों के द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है, यह हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। इस खेल के अस्तित्व को प्राचीन ओलंपिक खेलों में पहले 1200 साल पुराना खेल माना जाता है। अब ये जो लाइन बता रहे हैं ना, ये क्या है कि फैक्ट्स है इसके बारे में, कि एग्जामिनर ने करके आप सिर्फ जोड़ कर लिखें, आपको चीजें इसके बारे में मालूम था, तो आपको 5 में से जो टॉपिक रहेगा वही चुनिएगा जिसके बारे में अपने को अच्छा से मालूम है, ठीक है। और मान लीजिए कोई कहते मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय लेखक, ये सब आ जाए तो उसी पे लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी न किसी लेखक के बारे में, कहानी मतलब कि जो भी कहानीकार होंगे या जो कविता के कवि उसके बारे में पढ़े होंगे, तो उन्हीं के बारे में पूरा उनका जन्म, मृत्यु, उनकी रचना सब आपको मालूम है, पूरा आप लिख दीजिएगा, आपको अच्छा अंक मिल जाएगा। तो ये सब चीजें वही टॉपिक चुना जाए जो अपने को मालूम है। अगर हॉकी पे आ जाए तो ऐसे लिखिएगा। पूरा भूमिका में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ बता देंगे कि क्या है, किस चीज के बारे में लिख रहे हैं। अब कहा था खिलाड़ी एवं खेलने का समय टॉपिक को कवर कीजिए, मतलब कितना खिलाड़ी खेलते हैं और क्या समय होता है। तो लिख देंगे हॉकी के बारे में कि इस खेल के दल सामान्य संयोजन में 5 खिलाड़ी फॉरवर्ड, 3 हाफ बैंक, 2 फुल बैंक और 1 गोलकीपर होते हैं। एक खेल में 35 मिनट के 2 भाग होते हैं जिनमें 5 से 10 मिनट का अंतराल होता है। तो ये मैंने पूरा बता दिया। फिर तो इस खेल का क्या महत्व है, तो हॉकी खेल का भारत में बहुत ही महत्व है। यह भारत का महत्वपूर्ण खेल है क्योंकि भारत हॉकी के क्षेत्र में कई वर्षों तक विश्व विजेता बना है, इसीलिए इसे भारत राष्ट्रीय खेल के रूप में, यहां पे चीजें हम लोग देखें, चलिए अब ठीक है, भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। इस खेल का इतिहास बड़ा और महान है क्योंकि यह बुद्धिमान खिलाड़ियों द्वारा भारत की जड़ों में गहराई तक समाया हुआ है। अब आगे इसमें कहा था कि इसका निष्कर्ष लिख दीजिए, तो निष्कर्ष में क्या, फाइनल कंक्लूजन दीजिए। तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, इसलिए भी विद्यार्थियों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हॉकी के लिए दूसरा स्वर्ण काल लाने के लिए इसे कॉलेज और स्कूलों में विद्यार्थियों की नियमित भागीदारी के द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। योग्य बच्चे को स्कूली स्तर पर हॉकी के सही तरीका से खेलना सिखाना चाहिए। भारतीय हॉकी की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों के लिए धन कोष, वित्तीय सुविधा के लिए अन्य सुविधाओं को मुहैया कराना चाहिए। मतलब कैसे, निष्कर्ष में क्या बता रहे हैं कि हॉकी का पूरा महत्व और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हॉकी पे आएगा, इस तरह चीजें लिख दीजिएगा, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। अब अगला जो इस साल के लिए संभावित टॉपिक है, और मैंने बता दिया जो आपको मिल जाए, मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय लेखक, तो जिस भी लेखक के बारे में आप हिंदी में पढ़ेंगे उनके बारे में पूरा लिख दीजिएगा, आपका वही प्रिय लेखक है, ठीक है। अब चलिए, नहीं कि सब कोई कालिदास पे ही लिखेंगे, क्योंकि आप सब कोई लिख रहा है तो समझिए एग्जामिनर समझ रहा है कि आप रटे हुए हैं। अब हॉकी है तो हॉकी तो भाई पूछा है, उसमें थोड़ा बहुत चुनने का है, तो मैं जो भी विद्यार्थी लिखेगा टॉपिक चुने तो हॉकी के बारे में, उसमें थोड़ा क्रिकेट के बारे में आप लिखा, उस पूछता कि मेरे प्रिय खेल, तब आप स्वतंत्र थे, हॉकी क्रिकेट जो मर्जी से लिखते। तो उसी तरह मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय पुस्तक, इस समय क्या कि हम लोग स्वतंत्र रहते हैं। बाकी जो चीजें जैसे एक परिवार था तो इसमें आप स्वतंत्र नहीं है, इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा परिवार के बारे में, जो था प्रश्न में शुरू में दिखा दिया। तो उसमें कहा था परिचय दीजिए कि अपने परिवार के बारे में, तो आप लिख दीजिएगा अपने परिवार के बारे में कि मेरा परिवार गांव में अन्य लोगों के परिवार से बहुत बड़ा एवं संगठित रूप में है। मेरे परिवार के सभी सदस्य कर्मठ, अच्छा यहाँ पे
हम लोग चीजें देखें, ठीक है। कर्मठ और सदैचारिक एवं अनुशासन प्रिय है। हमारे परिवार में बड़ों का आदर एवं छोटों का सम्मान होता है। आज भी मेरे परिवार संयुक्त परिवार की श्रेणी में जीवन व्यतीत कर रहा है। अब परिवार में स्नेह का क्या महत्व है, ये टॉपिक कवर करना था। सब कहां से मैं उठा रहा हूं, उसमें लिखा था प्रश्न में, मानव जीवन में परिवार एक मूल जड़ होता है। समाज शास्त्र में परिवार को प्राथमिक समूह को दर्जा प्राप्त है। परिवार में आपसी स्नेह एवं दुलार का अद्वितीय दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि यह स्नेह बनाया हुआ नहीं होता, अर्थात प्रकृति प्रदत्त होता है। पारिवारिक स्नेह मनुष्य के जीवन में वृद्धि एवं विकास के मूल स्रोत माना जाता है। आगे क्या टॉपिक था, कभी इसी पे चल रहा है कि बहुत सारे शिक्षाविदों का मानना है कि जिस परिवार में बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाता है उसका समाजीकरण एवं बुद्धि अलग होती है और उसको अपने मंजिल तक पहुंचने में कठिनाई नहीं होती। अब संयुक्त परिवार के क्या लाभ है और क्या हानि है, कहा था लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग लाभ बता रहे हैं, फिर हानि बताएंगे कि इस तरह के परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब संयुक्त परिवार है तो इसे लाभ है। इसमें कई सदस्य ज्यादा काम करता है तो कोई सदस्य कम कार्य करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुद्दे पर कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। ऐसे परिवार के सभी सदस्य एक निश्चित लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं और वही उद्देश्य उन परिवारों के अस्तित्व को बनाकर रखता है। इससे लाभ था। आगे हानि भी बताना था, तो हानि हम ऐसे बता देंगे कि बहुत ऐसे भी संयुक्त परिवार होते हैं जहां संयुक्तता के कारण हानि भी होती है, जहां पर सदस्यों की बहुलता को देखते हुए बहुत लोग बेकार यानी अकर्मण्य हो जाते हैं कि ये नहीं करेगा तो वो कर देगा, और अंत में उनका जीवन बेकार हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी संयुक्त परिवार होते हैं जो अपनी संख्या के बल पर गरीबी या लाचार आदमी को तबाह भी करते हैं। तो ये सभी चीज क्या है, इससे नुकसान है। ठीक है, छोटा परिवार से लाभ और हानि पूछा था। छोटा परिवार से क्या लाभ है, छोटे परिवार भी व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित करने में मददगार साबित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर सदस्य कम होते हैं वहां पर जो होते हैं उनका देखभाल अच्छा तरीका से हो पाता है। इस प्रकार की देखभाल संयुक्त परिवार में नहीं हो पाता। हानि क्या है, एकल परिवार में लाभ के साथ साथ हानि भी होती है। एकल परिवार में ऐसे भी परिवार हैं जहां पर आमदनी का स्रोत कम हो जाता है या तो परिवार के सदस्यों को तकलीफ होने लगता है, लेकिन संयुक्त परिवार में सभी का कार्य एवं इच्छा की पूर्ति होती रहती है। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन बताना था। परिवार मानव की प्राथमिक समूह है और यह प्राकृतिक प्रदत्त एक जड़त्व संस्था है। इस संस्था को सुचारू एवं विधिवत संचालन हेतु निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इस समूह में विधिवत चलने के लिए अहम एवं ईर्ष्या को समाप्त कर देना ही उपाय है। हर मानव को सदा यही प्रयास करना चाहिए कि मेरा परिवार सदा विचार रूप से संयुक्त रहे। ठीक, तो ये पूरा परिवार के बारे में जब भी पूछेगा तो ऐसे लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक था क्या था, महंगाई था। तो कहा था कि महंगाई की पहले भूमिका दीजिए, तो चलिए भूमिका लिखते हैं। ध्यान से चीजें समझिएगा, क्योंकि समझे रहेंगे ना तो आपको याद आएगा कि अच्छा ऐसे ही हम लोग वहां पे लिखे थे, तो वहां पे एग्जाम में आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दे कि आपको दिखाई दे। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, भूमिका। अब भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे ये देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज, चलिए भूमिका था कि वर्तमान समय में निम्न मध्यम वर्ग महंगाई की समस्या से त्रस्त है। यह महंगाई रुकने का नाम ही नहीं लेता, यह तो सूसा की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण रह ही नहीं गया। तो महंगाई के बारे में आपने बता दिया, वर्तमान परिदृश्य में क्या था। अब कह रहा महंगाई की वर्तमान स्थिति बताइए। तो महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। उत्पादन में कमी तथा मांग में वृद्धि होना महंगाई का मुख्य कारण है। ये तो आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़े होंगे। किसी भी चीज का मान लीजिए अगर उत्पादन में कमी हो जाए और उसका मांग ज्यादा है, डिमांड हाई है, सप्लाई कम हो जाए, प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। उल्टा डिमांड कम है, बस सप्लाई ज्यादा, तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। मांग और पूर्ति के असंतुलन होते ही महंगाई को अपने पांव फैलाने का अवसर मिल जाता है। कभी कभी सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि जैसे प्राकृतिक प्रकोप भी उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जमाखोरी भी महंगाई बढ़ाने का प्रमुख कारण है। जमाखोरी मतलब क्या होता है, किसी चीज को छुपा कर रखना, कि उसका दाम जब बढ़ जाएगा तब उसको बेचेंगे। जमाखोरी से शुरू होती है कालाबाजारी, दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, अंधाधुंध मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति तथा सरकारी अंकुश का अप्रभावी होना भी महंगाई के कारण है। ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ पे करे कि एक कालाबाजारी लोग
पहले वस्तुओं को नकली अभाव उत्पन्न करते हैं और फिर जब उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तो फिर महंगे दामों पर उसे बेचते हैं। मतलब कहीं मार्केट में कोई चीज आ रहा है, वहां पे जो मेन स्टॉक है वहीं पे स्टोर कर लिया गया, कहा जाएगा कि अब ये चीज आ ही नहीं रहा है, इसका नकली मतलब कि जो अभाव हो गया है यहाँ पे नहीं है, उसका मतलब कि मतलब एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देना कि ये चीजें खत्म हो गया, ये अब नहीं मिलेगा, काफी खोज कर मैं ला रहा हूं ताकि लोग उसको बदले में ज्यादा पे करें। ठीक, तो यही है महंगाई का मुख्य कारण। महंगाई का जन जीवन पर प्रभाव रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएं हैं, वह इन्हें पाने के लिए रात दिन प्रयास करते रहता है। एक सामान्य व्यक्ति केवल इतना चाहता है कि उसे जीवन उपयोगी वस्तुएं आसानी से और उचित दर पर उपलब्ध रहे। अब उपसंहार था, तो इसको पूरा फाइनल कीजिए। तो कीमत में वृद्धि एक अभिशाप है, देश को हर हालत में इससे मुक्त करना अनिवार्य है। इसके लिए उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए, उत्पादन कार्य हर हालत में चलते रहना चाहिए, यही सब लोगों के प्रयास होना चाहिए। व्यापारियों की कालाबाजारियों का धंधा बंद करना चाहिए और इस कार्य में हर नागरिक का सहयोग अपेक्षित है, तभी महंगाई से हम लोग बच सकते हैं। अब एक था कोरोना पे, तो कोरोना अब कोई महत्वपूर्ण नहीं रहा, इसलिए उसके बदले में नारी शिक्षा पे लिखा दे रहा हूं, ये काफी इस साल के लिए जरूरी है। तो नारी शिक्षा का भूमिका आप कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे देखिएगा। तो नारी शिक्षा का भूमिका जो कहा था, ये आप लिखेगा ऐसे, कहावत है, एक नारी को शिक्षा देने का अर्थ है पूरे परिवार को शिक्षा देना। यह सच भी है क्योंकि बच्चा जन्म से लेकर युवा अवस्था तक अपनी मां के ही संपर्क में रहता है और यदि मां शिक्षित हुई तो अनायास ही वह अपने बच्चे को शिक्षित कर सुयोग्य नागरिक बनाने में बहुमूल्य योगदान करती है। नारी शिक्षा का महत्व बहुत है, वस्तुतः यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने आरंभ में नारी शिक्षा पर बहुत जोर दिया, जिसके कारण देश में विद्यात्मा, मैत्रेयी, गार्गी, लोकमुद्रा और भारती जैसे विदुषी नारियां, जो संस्कृत में पढ़े हम लोग, संस्कृत साहित्य लेखिका में नारियां हुई और ज्ञान विज्ञान में पुरुषों की भी पराजित कर सबको चकित कर दिया। चलिए, लेकिन ज्ञान दान की यह धारा मध्य युग में आकर सूख गई। सच तो यह है कि पुरुष और नारी दोनों ही समाज रूपी रथ को खींचने वाले दो पहिए हैं, एक भी कमजोर होने से समाज ठीक से नहीं चल सकेगा। एक के अशिक्षित रहने से समाज शिक्षित नहीं रहेगा और समाज पूरी तरह शिक्षित नहीं रहा तो राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे देखिए, देश कार्य में नारी की भागीदारी, ये मतलब कि इस पे लिखना था, ये उसमें दिया था पॉइंट, तो दिया रहेगा जैसे मैं प्रश्न दिखा रहा था शुरू में। तो यह खुशी की बात है कि अंग्रेज के आगमन और गांधी जी की प्रेरणा से नारी शिक्षा का एक नया अध्याय अपने देश में शुरू हुआ। नारियां आज पूरी कुशलता से अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। देश ने महिला को अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाया, वे न्यायाधीश के आसन पर भी विराजमान है। बिहार में तो पंचायती में उनका आधा हिस्सेदारी है, लेकिन यह भी सच है कि शिक्षा के मामले में वे अभी भी काफी पीछे हैं। अंधविश्वास के गर्त में वे अभी भी पड़ी हुई है। हमारी अपेक्षित उन्नति न होने के कारण यह प्रमुख कारण है। मतलब हमारा जितना उन्नति होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो इसका एक ही कारण कि नारी अभी शिक्षा में काफी, हालांकि इसके लिए सरकार कई स्तर पे प्रयास कर रहा है। देख ही रहे, हर एक जगह आरक्षण होगा, बिहार में तो खासकर और अधिक, आप देख ही रहे होंगे। चलिए, समुचित शिक्षा की जरूरत है, इस टॉपिक को कवर करना था, लेकिन इस संबंध में एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है, वह यह कि अभी जो शिक्षा दी जा रही है वह पश्चिमी शिक्षा है और वहां के समाज के ही अनुकूल है। भारतीय समाज दूसरे ढंग का है, अतः अपने समाज के अनुसार ही इन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारी स्त्रियों का अधिकांश समय घर पर ही बीतता है, इसलिए ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि गृह कार्य के संपादन के पश्चात उनके पास जो समय बचता है उसमें वो अर्थोपार्जन कर सके। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा था, ये तो नारी शिक्षा पूरा कंप्लीट हुआ। अब ये चीज आप सुने रहेंगे ना, तो लेख में क्या होता है, देखिए लेख क्या है कि उस विषय के बारे में आपके पास निबंध ही से बोलते हैं कि अपने विचारों को बांधना निबंध होता है, कि उस टॉपिक के बारे में आपका कितना ज्ञान है। अच्छा, ज्ञान कहां से आएगा, तो ये चीज सुनने से, पढ़ने से। कैसे सुने हैं तो जैसे ही दिमाग में जाएंगे, अपना दिमाग एक्टिव हो जाएगा, अच्छा ये चीजें आया था तो ये बिंदु पे हमको लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज सुनने से, पढ़ने से आता है कि हम उस बिंदु के बारे में नॉलेज। बाकी इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट है नहीं, लिखने का जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा ये आपसे लिखा पाएगा। चलिए, अब आगे चलते, क्या था हमारा, होली पर था। होली काफी संभावित है इस साल के लिए। तो होली में भूमिका पहले कहा था, तो भूमिका ऐसे लिखेंगे कि भारत उत्सवों का देश है। होली सबसे अधिक रंगीन
और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको चेंज कर लिया जाए, और मस्त उत्सव है। इस दिन भारतवर्ष में सभी फकड़ता और मस्ती की भांग में मस्त रहते हैं। अब क्या है होली की महत्व बताइए। तो होली वाले दिन लोग छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ग्रामीण शहरी का भेद भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं तथा परस्पर गुलाल मलते हैं। अब कहा था कि इसका महत्व हो गया कि उस दिन हम लोग एकदम मतलब कि भारत में पूरा एकत्व भाव देखने को मिलता है। पौराणिक कथा कि क्या है इसका इतिहास में, पुराण में जिक्र। तो होली के मूल में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और होलिका का प्रसंग आता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मार डालने के लिए होलिका को नियुक्त किया था। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिसे ओढ़ने पर व्यक्ति आग के प्रभाव से बच सकता था। होलिका ने उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में ले लिया और अग्नि में कूद पड़ी। वहां दैवी चमत्कार हुआ, होलिका आग में जलकर भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद का बाल बक्का भी नहीं हो सका। तब से लेकर आज तक होलिका दहन की स्मृति में होली का पर्व मनाया जाता है। होली आ जाए तो सबसे, होली दिवाली ये सब चीजें आ जाए तो आपको वही चुन कर लिखना चाहिए, क्योंकि इस पर आप बचपन से लिखते आ रहे हैं। होली की विशेषता कहा था बताइए। तो होली का उत्सव दो प्रकार से मनाया जाता है। होली के एक या दो दिन पहले रात्रि में लकड़ियां झाड़ झंखाड़ एकत्र करके उसमें आग लगा देते हैं और समूह में इकट्ठे होकर गीत गाते हैं। आग जलने की यह प्रथा होलिका दहन की याद दिलाती है। उपसंहार फाइनल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इस दिन गली मुहल्लों में ढोल मजीरे बजते सुनाई देते हैं। कई नीले पीले वस्त्र पहनकर घूमते हैं तो कोई जोकर की मुद्रा में मस्त है। बच्चे पानी के रंगों में एक दूसरे को नहलाने का आनंद लेते हैं। बच्चे पिचकारी से भी रंग की वर्षा करते दिखाई देते हैं। परिवार में इस दिन लड़के लड़कियां, बच्चे बूढ़े, तरुण तरुणियां सभी मस्त होते हैं। प्रौढ़ महिलाओं की रंगबाजी बड़ी रोचक बन जाती है। इस प्रकार यह उत्सव मस्ती और आनंद से भरपूर है। अब ध्यान से समझिएगा। अब है यहाँ पे पत्र लेखन, देख लीजिए क्या है, पत्र लेखन है जन्मदिन के बारे में कि आपको मतलब अपने बहन के पास आपको पत्र लिखना था। अब ये चीजें ध्यान से सीखिएगा। इसमें क्या होता है, या तो सेम चीजें पूछ लेगा, एक प्रथम पाली एक द्वितीय पाली में मैं यहाँ पे दो दो पत्र दो दो संवाद आपको लिखा दे रहा हूँ, या नहीं आता तो फॉर्मेट कि कहाँ पे क्या लिखना है, बस बाकी तो बीच में आप समझदार हैं लिख ही लेंगे। तो ये सीखिए। कभी भी पत्र लिखना हो तो दो तरह का पत्र होता है। एक होता है आप जानते हैं जो अपने मतलब कि जिसे एक औपचारिक अनौपचारिक होगा कि अपने घर के किसी फैमिली मेंबर के पास लिख रहे हैं। एक होता है किसी आप मतलब कि जैसे स्कूल में लिख रहे हैं, वो सभी चीजें आवेदन पत्र टाइप का। तो दोनों टाइप का हम लोग सीखेंगे। देखिए जब भी पूछे भाई बहन माता पिता के पास तो ऐसे लिखिएगा इस साइड में कि परीक्षा भवन, जहां पे भी जगह है। दिनांक तो आपका जैसे मान लीजिए ये परीक्षा है कब, तो 17 के दिन है तो 17/2/2025 ऐसे लिख दीजिएगा। प्रिय बहन अरुंधति, जो भी नाम हो लिख सकते हैं। सदा खुश रहो, मैं यहाँ सकुशल रह रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भी सकुशल होगी। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। तुम्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तुम हजारों साल जियो, हमारी भी उम्र तुमको लगे। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पे मैं अपने दोस्तों को भी मिठाई खिलाऊंगा, क्योंकि उसमें प्रश्न में जो मैं दिखाया था शुरू में, उसमें प्रश्न एक पूछा था कि अपने बहन के पास पत्र लिखे जिसमें उसके जन्मदिन की आप बधाई दे रहे हो तुमको, और तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर अपने दोस्तों को मिठाई खिलाऊंगा। विशेष बात अब अगले पत्र में होगी। माँ और पिताजी को मेरे तरफ से प्रणाम बोल देना। तुम्हारा भाई, अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे पता। अब एग्जामिनर क्या कहता है कि बीच वाला टॉपिक तो कोई विद्यार्थी लिख देगा। मान लीजिए पैसा मांगना है तो हाँ मेरे पास पैसे की कमी है, पिताजी मेरे पास पैसा भेजने की कष्ट करें। जिसका किसी का स्वास्थ्य के बारे में चर्चा वो आप लिख देंगे, बस उसमें थोड़ा वो ज्यादा कुछ लिखना है, 2-3 पेज, इतना ही चीज होता है। एग्जामिनर क्या देखता है, फॉर्मेट, कि ये चीजें यहाँ पे आप लिखे हैं कि नहीं, ये यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं, ये यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं, ये यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं, और बीच में जो बिंदु कहा गया था उसका यहाँ पे चर्चा किया है कि नहीं, बस आपको अंक मिल जाएगा। तो ये फॉर्मेट दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और मैं दोनों टाइप का पत्र लिखा दिया। एक तो वो पत्र था जो आप मतलब कि अपने, उसमें तो आप सब चीज लिख सकते हैं, अपने माता पिता भाई बहन दोस्त सबके पास वही फॉर्मेट था। और ये हो गया आपका कहीं पे भी पूछता है आवेदन पत्र टाइप का, तो आप इस तरह लिखिएगा। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें प्रेमचंद्र लिखित पुस्तक मंगाने का अनुरोध किया गया हो, तो ये आएगा। तो आप तो शुरू से लिखते आ रहे, जैसे छुट्टी के लिए लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपना स्कूल का नाम, विषय तो किस विषय पर लिख रहे हैं, तो प्रेमचंद्र लिखित पुस्तक मंगवाने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन है कि मैं सुमित को, आपका जो भी नाम होगा
आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग का छात्र हूं, हमारे विद्यालय में पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें हम सभी छात्र उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे पुस्तकालय में प्रेमचंद्र लिखित पुस्तकों की संख्या काफी कम है, जिसके कारण सभी को पढ़ने में काफी कठिनाई होती है। तो श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रेमचंद्र की और पुस्तक मंगाने की कृपा करें, इसलिए मैं सदा आभारी रहूंगा। आपका विश्वासभाजी छात्र, अपना नाम, वर्ग, क्रमांक और यहां पे ऐसे बना दीजिएगा। हो गया। तो ये फॉर्मेट में आपको सिखा रहा हूं कि आवेदन पत्र आ जाए, मान लीजिए जाए कि छात्रवृत्ति के लिए, छुट्टी के लिए, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए, तो वही बात विषय वो एग्जामिनर क्या देखेगा कि ये चीज है, इस तरह फॉर्मेट में आप लेकर चल रहे हैं कि नहीं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो टाइप में से कोई एक टाइप का पत्र आएगा, लिख दीजिएगा। पत्र लेखन कंप्लीट हो गया। संवाद लिखने का मन कर, उससे भी आसान होता है संवाद, तो भी मैं दो लिखकर फॉर्मेट समझा दे रहा हूं कि किस तरह आपका संवाद वगैरह आएगा। ठीक है, यहां पे हम लोग देखें, चलिए ठीक है। अब देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है कि प्रदूषण की समस्या को लेकर दो व्यक्तियों के बीच संवाद लिखिए। तो मैं एक छोटा सा लिखकर आपको दिखा दे रहा हूं, आप ऐसे ही लिखिएगा। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, रमेश और महेश। तो रमेश कह रहा है, कहो भाई महेश क्या हाल है। तो महेश कह रहा है, सब ठीक है भाई, लेकिन प्रदूषण ने तो जीना हराम कर दिया। रमेश, हाँ भाई, प्रदूषण के चलते ही गर्मी काफी बढ़ गई है, हवा पानी सब दूषित है। महेश, सांस लेना मुश्किल हो गया। रमेश, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम ही, मतलब जैसे आदमी, दो आदमी फील कीजिए कि आप अपने फ्रेंड से या XYZ किसी से बात कर रहे हैं, वैसे ही चीजें लिख दीजिएगा। महेश, भाई पेड़ पौधों कम होते जा रहे हैं, अनगिनत गाड़ियां चले। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं, प्रणाम महेश, प्रणाम। बस हो गया, ये हो गया संवाद। सबसे आसान। तो पत्र नहीं लिखना होगा तो संवाद, संवाद नहीं लिखना होगा तो पत्र, जो आसान हो दोनों में से कोई आठवां में ही रहेगा, आपको लिख देना है। एक और मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में क्लियर है। मद्य निषेध के परिणाम पर दो मित्र के बीच आपको संवाद लिखना है। जैसे मान लीजिए दो मित्र हैं, राकेश, संतानु। तो राकेश कह रहा है, क्या हाल है संतानु जी। तो संतानु कह रहा है कि अच्छा है, आप अपना बताइए। राकेश, बढ़िया है। नीतीश जी ने जब से मद्य निषेध, मतलब शराबबंदी की बात हो रहा है, मद्य निषेध किया, तब से चारों तरफ बड़ी शांति है। संतनु, हाँ, अब महिलाओं पर अत्याचार कम हो रहे हैं, मजदूरों की कमाई घर पहुंच रही है। राकेश, एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, आज सड़क पर कोई दारू पीकर हल्ला नहीं कर पा रहा है। संतानु, हाँ भाई, मद्य निषेध से काफी फायदे। अच्छा, मैं चलता हूं, राम राम। राकेश, राम राम। बस हो गया। तो देखिए कितना आसान है, पूरा फॉर्मेट का मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, ऐसे आसानी से आप पूरा, इसलिए मैं बोला कि अब से चीजें ध्यान से देखिएगा। अब हो गया आपका वहां तक काम कंप्लीट। अब यहां पे था प्रश्न उत्तर, इसमें से किसी 5 प्रश्न का ही उत्तर लिखना है। मैं जो 10वां प्रश्न था जो गेस है उसका मैं पूरा उत्तर लिखा दे रहा हूं। जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए उसका उत्तर लिख दीजिएगा। ये तो बुक पढ़े होंगे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, लिखी जाती है। 2 अंक का प्रश्न है। टू द पॉइंट उत्तर लिखना है आपको ऐसे कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली, देवारी और मराठी लिपि भी नागरी लिपि है। संस्कृत और प्राकृतिक की कभी कभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा लेखक ने गुजराती, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। प्रश्न क्या पूछा था, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो वो सभी चीजें आपको यहाँ पे बता देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि बहादुर के चले जाने से सबको पछतावा क्यों होता है। समझिए कितना आसान सा प्रश्न, उत्तर ऐसे लिख दीजिएगा। बहादुर सीधा साधा लड़का था, उससे सबको आराम मिलता था और सबके अहम की तुष्टि होती थी। लोग उसे नाहक मार और गाली भी देते थे तथा चोरी का इल्जाम लगाकर अपमानित भी किया। उसके चले जाने पर सबको अपनी भूल का एहसास हुआ, इसीलिए क्या हो रहा है, सबको पछतावा हो रहा है। चलिए यहां पे देखिए, ये मैं चीजें ये बता रहा हूं कि जहां पे आवश्यकता है कम लिखने का वहां पे उत्तर हम लोग कम लिखेंगे, और जहां पे आवश्यकता है बड़ा लिखेंगे वहां पे बड़ा लिखेंगे ही। 5 ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहां पे देखिए जो 3 पे ग पे प्रश्न था, राजनीतिक मूल्य एवं साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार, जो परंपरा के शीर्षक मूल्यांकन पाठ है उसमें कहानी लाइन है, उसके अनुसार उत्तर लिखना है। तो ऐसे उत्तर लिखिएगा कि राजनीतिक मूल्य राज्यों और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि राजनीति में घात प्रतिघात चलते रहता है। घात प्रतिघात सामाजिक मूल्य के भी होते हैं, किंतु इन दोनों मूल्यों की गूंज में अंतर होता है। राजनीतिक मूल्य संपूर्ण समाज को एक रूप से प्रभावित नहीं करता, जबकि साहित्यिक मूल्य व्यापक रूप में अपना प्रभाव डालता है। इस संबंध में लेखक ने कवि टेनिसन, शेक्सपियर, मिल्टन तथा शैली के काव्यों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, परंतु वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंग अभी भी सुनाई देती और हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करते। मतलब प्रश्न क्या था
कि राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी, मतलब राजनीतिक मूल्य देखिए बदल रहा है, कहीं पे समाजवाद है, कहीं पे पूंजीवाद है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ राजनीतिक परिवेश है, तो हिसाब से मूल्य बदलेगा, हर एक राज्य का, हर एक देश का अलग अलग होगा। लेकिन साहित्य का मूल्य एक जैसा रहता है कि जहां पे शेक्सपियर का जो साहित्य का मूल्य पूंजीवाद में, वो समाजवाद अर्थव्यवस्था में, वो हमारे यहाँ भी वही मूल्य है। तो सेम में जो कालिदास का जो भी उनका लेख है, तो उसका मेघदूत का जो वैल्यू यहाँ पे वो हर एक देश में, तो साहित्यिक मूल्य नहीं चेंज होता है। यही बात चीजें आपको लिख देना था, मतलब जो हम लोग कहानी पढ़े थे उसके आधार पे। अगला प्रश्न है, अब देखिए छोटा प्रश्न तो छोटा उत्तर होगा। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? बिरजू महाराज वाला जो पाठ है उसके आधार पर उत्तर लिखना है। तो बिरजू महाराज बताते हैं कि उनकी शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई। बिरजू महाराज उस समय शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह पिता की मृत्यु के उपरांत घर की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, जिसे वे पहले संभाल लेना चाहते थे, परंतु अम्मा जी की इच्छा कारण उनका क्या हो गया? विवाह हो गया। अगला प्रश्न जो उसमें था 5 पे, कि कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में जन्म में व्यर्थ मानते हैं? तो राम नाम के बिना। तो इस पद के माध्यम से गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के जाप के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। कवि ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पे सरल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया, मतलब राम नाम के बिना क्या करते हैं? कवि जगत में अपना जन्म व्यर्थ मानते हैं। मैं पूरा उत्तर लिखा रहा हूं क्योंकि कोई 5 प्रश्न इसमें से आपको लिख कर आना है। कबीर स्थान कृष्ण को चोर क्यों कहते हैं? तो क्योंकि कृष्ण क्या है? कबीर स्थान के हृदय को चुरा लिए हैं। कृष्ण की मदमाती आंखें बरबस सभी को आह्लादित कर देती है। राधिका एवं अन्य गो बालाएं कृष्ण के प्रेम रस से वशीभूत हो जाती है। वे उससे अलग रहना चाहती है, फिर भी वे अलग नहीं रह पाती। वस्तुतः चितचोर का अभिप्राय हृदय को चुराने वाले से है। श्री कृष्ण के संपर्क में आने वाली गो बलाएं लोक मर्यादाओं को तोड़ देती है। गो बलाएं श्री कृष्ण से सावधान रहते हुए भी असावधान हो जाती है। अपने मन की जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए कुछ कहना चाहती है। मतलब कृष्ण क्या है? चित्त को, मन को चुराने वाले हैं, इसीलिए कवि ने क्या कहा? चित्त चोर कहा है। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? तो हिरोशिमा पाठ से है। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी जो हिरोशिमा कविता है अय्यंगार जी की, उसी में हम लोग पढ़े हैं। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय कि बम फूटने से क्षण भर में लगा कि दोपहर हो गया है और सारा दृश्य लगा कि उस दोपहरी ने सोख लिया, फिर घना अंधकार छा गया। कवि के कहने का आशय कि वह प्रज्वलित क्षण दोपहरी की तरह गर्म, जिसे तत्काल सब कुछ नष्ट कर घोर अंधकार फैला दिया। अतः कवि ने बम विस्फोट के क्षण को दोपहरी कहा है, क्योंकि एक निश्चित क्षण के में ही शहर उजड़ गया और चमकता प्रकाश विलीन हो गया। मतलब जब बम फूटता है तो उसी समय लगता है उसके लाइट से कि चारों तरफ दोपहर आ गया और क्षण भर में दोपहर समाप्त हो जाता है और सब किसी को अपने साथ लेकर समाहित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट। कवि रेनर मारिया रील्के किसको कैसा सुख देते हैं? तो कवि अपने कपोलों की नरम सैया पर विश्राम कर रही ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख प्रदान करता है। वह उसे चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घूमने का सुख देते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु कविता से एक प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड हिंदी से प्रश्न है कि सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था? तो नाहर सिंह जी वाले, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आता है, नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलते समय लगता है कि उसे गले में क्या हो रही है? अटक रही है। चलिए अगला प्रश्न था, वल्ली अमाल ने पापाती के लिए क्या मन्नत मांगी? तो वल्ली अमाल आस्तिक स्वभाव की है। उसे झाड़ भूख, देवी देवता आदि पर असीम श्रद्धा है। यही कारण है कि जब वह अस्पताल में बेटी को लेकर बस अड्डा की ओर जाती है तो मन्नत मांगती है कि जब पापाती ठीक हो जाएगी तो वो वैदीश्वरन जी, और ये रट जाइएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, वैद्येश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों से रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाएगी। वो ऐसा मतलब कि मन्नत मांगती है। तो पूछता है किसके लिए मन्नत मांगती है? तो वल्ली अमाल तो पापाती के लिए। किस देवी की? तो वैदीश्वरन जी के मंदिर जाने की मन्नत मांगती है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। चलिए अब ये सब प्रश्न था ऑब्जेक्टिव। अब सॉरी आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, 2 में से 1 का उत्तर लिखना होगा। जो इस सेट में प्रश्न था जो मैं आपको करा रहा हूं वो यहां पे देखिए। पहले प्रश्न था कि गमले से लुढ़कता, गमले सा टूटता उसका ग, घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ। तो इसका पूरा एक है कि आस है, तो इसमें बताना होगा कि कवि एक मतलब एक जो पंक्ति है किस कविता से है, इसका क्या मतलब है, पूरा मतलब कि दीर्घ उत्तरीय टाइप प्रश्न है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे उत्तर लिखेंगे। ऐसे लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति कवित्री अनामिका द्वारा लिखित
कविता अक्षर ज्ञान से ली गई है। बिल्कुल, इनमें कवित्री ने अक्षर ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन के मूल रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। कवित्री का कहना है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैसी ही कठिनाई का अनुभव होता है जिस प्रकार बच्चे को अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में आती है। तात्पर्य यह है कि जीवन एक ऐसी समस्या है जिसका समुचित ज्ञान तभी होता है जब व्यक्ति उसको अनुकूल लगातार परिश्रम करता है। यदि वह लीक से हटकर प्रयास करता है तो उसकी कल्पना गमले के समान टूट जाती है अथवा घड़े के समान लुढ़क कर रह जाती है। परिणामतः उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। भाषा सहज, सरल एवं भावनात्मक है। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ में कल्पना अलंकार, क्योंकि कल्पना या प्रयास में घड़े का समान बताया गया है। जो मतलब कि घड़े सा कैसे उसका आदमी बार बार प्रयास करता है ग लिखने का, कोई छोटा बच्चा, लेकिन जैसे गमला टूट जाता है उसका वो भी ग बार बार खराब हो जाता है, घड़े से उसका घ लुढ़क जाता है। तो जो हम लोग पढ़े अक्षर ज्ञान कविता में वो चीज तो आपको लिखना ही है, लेकिन शुरुआत ऐसे ही करना है कि पंक्ति किस कविता से लिया गया और किस कवित्री की या किस कवि की रचना है, तब आपको अंक मिलेगा। मूल बात इसमें यही था। अब दूसरा प्रश्न है, दोनों में से आपको कोई एक ही लिखना है। मैं तो पूरा लिखा रहा हूं ताकि कोई प्रश्न आप लिख दीजिए, लेकिन आपको कोई एक ही लिखना है जो शुरू में मैं समझा रहा था वैसे ही। नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। सप्रसंग व्याख्या करना था दोनों प्रश्न का, तो इसका भी ये जानते हैं मछली से विनोद कुमार शुक्ल, तो ऐसे आपको व्याख्या करना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कहानी मछली शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने पूरे घर में फैली मछली जैसे गंध के विषय में प्रकाश डाला है। लेखक का कहना है कि बाल्टी के उलटने पर पानी तो क्षण भर निकल गया और स्नान घर की नाली बिल्कुल खाली हो गई, लेकिन सारा घर मछली की गंध से भर गया। लेखक के कहने का तात्पर्य कि जब व्यक्ति की संवेदना नष्ट हो जाती है तो वह पूरे वातावरण को दूषित बना देता है। उसके इस दोष का प्रभाव समाज पर इस प्रकार पड़ता है कि उसके मरने के बाद भी वह दोष लोगों को डसता रहता है। अर्थात जब बुराई फैल जाती है तो दीर्घ काल तक समाज को परेशान करती रहती है। लोगों का दम घुट जाता है, जैसे बाल्टी में मछली रखा पानी को बहा दिया जाता है, किंतु मछली की गंध कायम रहती है और पूरे परिवार को बेचैन करके रखती है। ठीक है, तो पूरा जो प्रश्न पत्र था हिंदी में कैसे आएगा, कैसे आप हिंदी में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया। 2 से 3 बार इस क्लास को देखकर आप इसको रट जाइएगा। मिलते हैं फिर शाम में वायरल प्रश्न पत्र की क्लास में। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों को चीजें बार बार देखिए। सब्जेक्टिव में क्या है कि जितना बार आप सुनेंगे ना, आपके कान में मेरा आवाज जा रहा होगा, तो अब जब वहां पे आपका कलम चलेगा तो रुकेगा नहीं, आपको चीजें याद आएगा कैसे इस रूप में इसका उत्तर लिखा गया था। तो मिलते हैं अगले वायरल प्रश्न की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।